हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले मॉडल पेपर को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। यानी 2025 बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा आपका किस प्रकार का होगा, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका मॉडल पेपर लेकर मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। और यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पे सभी प्रश्नों को मैं ट्रिक के माध्यम से कम समय में समझाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में हम लोग शुरू के 20 प्रश्नों को, यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न है उन प्रश्नों को यहाँ पे हल करने वाले हैं। और सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए बोर्ड के लिए जो समय होता है वो 3 घंटा 15 मिनट का होता है। जो पूर्णांक होता है, यानी जो आपका एग्जाम होता है 70 नंबर का होता है, जिसमें से 20 नंबर आपका बहुविकल्पी होता है और 50 नंबर का आपको अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्न मिलाकर होते हैं। यानी टोटल 70 नंबर का पेपर होता है। और 30 नंबर आपको अपने स्कूल से मिलता है प्रैक्टिकल का, यानी 70 और 30 टोटल 100 नंबर आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अब प्रश्न के कॉन्सेप्ट को, एक एक प्रश्न को समझते हैं कि आपका 2025 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसका पेपर किस प्रकार का पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश को समझ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर देना है। यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उनका उत्तर आपको OMR पे देना है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको OMR शीट मिलेगी। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी आपको हल करने वाले प्रश्न होंगे। फिर आपसे क्या कह रहा है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। यह आपके लिए निर्देश दिया गया है कि आपको एग्जाम में इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे खंड अ को सबसे पहले समझते हैं, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग समझने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्न आपसे बोला है कि यदि लस 26,156 बराबर 156 है तो मस 26,156 का मान है। फर्स्ट ऑप्शन है 156, सेकंड ऑप्शन है 26, थर्ड ऑप्शन है 13, फोर्थ ऑप्शन है 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है। आपके लिए सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में, आपका अगर मौसा पूछ रहा है तो बटे में लौसा होता है, और लौसा पूछ रहा है तो बटे में मौसा होता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यही 2 संख्याएं हैं, यही 2, 26 और 156, बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। अब बटे में क्या हो जाएगा, मौसा, यहाँ पे लौसा, मौसा निकालना है तो लौसा, लौसा क्या है 156, यहाँ पे बटे में 156, और निकालना क्या है, मौसा का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 156 से 156 कट जाएगा, बचेगा क्या 26, यानी आपका मौसा क्या हो गया 26 हो गया। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 26 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 5 प्लस रूट में 3, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है √9। तो देखिए, अपरिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं, जो संख्या रूट में लिखी होती है और वह पूर्ण वर्ग न हो तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट में 9 लिखा हुआ है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो यह 3 हो जाएगा। तो यह तो परिमेय संख्या हो गई। अब बचा कौन, यहाँ पे यह 5 प्लस रूट में 3, यह जो है एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि √3, यहाँ पे √3 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जब पूर्ण वर्ग संख्या के साथ कोई संख्या उसके जोड़ में या उसके घटाना में या गुणा में या भाग में होती है तो वह अपरिमेय ही होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 प्लस रूट में 3, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, यदि fx बराबर px प्लस r तब fx का शून्यक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है p बटे में r, सेकेंड ऑप्शन है r बटे में p, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है -r बटे में p, थर्ड ऑप्शन है r बटे में p और फोर्थ ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे देखिए आपको शून्यक पूछा हुआ है कि fx का शून्यक क्या होगा। तो यहाँ पे शून्यक का मतलब, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा मान रखा जाए कि यह जो आपको दिया हुआ है px प्लस r यह शून्य हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब मान रखकर चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट मान के लिए अगर रखेंगे तो यहाँ पे px के स्थान पे यह मान रखेंगे, तो p बटे में r अगर हम रखें, देखिए p गुणे p बटे में r प्लस r, तो अब यह कहीं पे कुछ कट नहीं रहा है, तो ये इसके लिए शून्यक नहीं होगा। सेकेंड मान के लिए देखते हैं, यानी -r बटे में p रखकर, तो p गुणे -r बटे में p प्लस r। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि p से p कट गया, माइनस में r और प्लस में r, यह दोनों कट जाएंगे और यह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे शून्यक किसके लिए हो गया, -r बटे में p के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 13
तथा 7x माइनस 2y बराबर 20 के हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक अद्वितीय हल, सेकंड ऑप्शन है दो हल, थर्ड ऑप्शन है अपरिमित हल और फोर्थ ऑप्शन है कोई हल नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा हल है। तो सबसे पहले उसके लिए सूत्र होता है कि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। तो अब यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे यह जो मान होता है, यहाँ पे यह a1 है, यह आपका x का जो दूसरा मान है वह a2 है, फिर यहाँ पे y का जो पहला मान है b1 है, y का जो दूसरा मान है वह b2 है, फिर यहाँ पे यह मान आपका c1 है और यह मान आपका c2 है। अब यहाँ पे मान रख कर देखते हैं कि क्या यह बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो a1 का मान क्या है 2, ठीक है ना, 2 बटे में a2 का मान आपका क्या है 7, ठीक है ना। उसके गुणांक को रखते हैं, वेरिएबल जो है आपका चर है, चर के गुणांक को बराबर यहाँ पे b1 का मान है -3 बटे में b2 का मान है -2 बराबर c1 का मान है 13 और c2 का मान है 20। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई बराबर नहीं है। यहाँ पे a1 बटे में a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे में b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे में c2। जब यहाँ पे a1 बटे में a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे में b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे में c2, तो उसके जो है अद्वितीय हल होते हैं। क्या होते हैं उसके? अद्वितीय हल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक अद्वितीय हल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है रैखिक समीकरण 3x + 5y बराबर 10, यदि x बराबर 2 तब y का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है -5/4, सेकंड ऑप्शन है 4/5, थर्ड ऑप्शन है -4/5 और फोर्थ ऑप्शन है 1। तो यहाँ पे x का मान 2 दिया हुआ है, तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 3x + 5, तो यानी x के स्थान पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे और प्लस 5y बराबर 10। यहाँ पे 3 दूनी 6 पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा देखिए 10 - 6 बराबर 4, और यह जो 5 है y के साथ उसको इधर भेजेंगे दूसरे साइड, तो वो बट्टे में चला जाएगा, यानी y का मान आ गया 4/5। तो यहाँ पे आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/5 ऑप्शन नंबर सेकंड यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, यदि समीकरण 2x² + 3x - m बराबर 0 का एक मूल -1 है तो m का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है -1, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है -2। अब यहाँ पे आपको m का मान पूछ रहा है और मूल एक दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए मूल जो दिया हुआ है यानी x का मान, वह जो चर होता है यहाँ पे उसका मान दिया होता है। अब यहाँ पे x के स्थान पे -1 रखेंगे तो हमें इस m का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं 2 × -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 × -1 - m बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए जब यहाँ पे -1 है इसका स्क्वायर हो जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा तो 2 ही होगा। यहाँ पे माइनस और यह प्लस यह दोनों मिलकर माइनस हो जाएंगे, 3 का गुणा 1 में तो 3 ही होगा। ठीक है ना, -m बराबर 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या माइनस में है तो -1 -m बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो -m बराबर 1 और m बराबर इस माइनस को उधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, यानी m का मान क्या आया -1। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, m का मान क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, द्विघात समीकरण 2x² + 11x + 15 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है -1, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए विविधकर ज्ञात करते हैं। तो विविधकर ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे और यहाँ पे तुलना करेंगे इसका ax² + bx + c, यानी जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है उससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पे a के स्थान पे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 है, तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 है तो b बराबर हो जाएगा 11, c बराबर आपका क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 है तो c बराबर 15। ठीक है, यह मान आ गया। अब देखिए विविधकर के लिए सूत्र होता है आपका, विविधकर के लिए d बराबर b² - 4ac। ठीक है ना, यहाँ से मान रखते हैं। b का मान देखिए क्या है 11, b का मान क्या है 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा -4, a का मान है 2 और c का मान है 15। तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 15 8 120, यानी 121 में से 120 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 1 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, समांतर श्रेणी x - 7 x - 2 x + 3 का 10वां पद है। फर्स्ट ऑप्शन है x + 70, सेकेंड ऑप्शन है x + 38, थर्ड ऑप्शन है x + 45 और फोर्थ ऑप्शन है x + 50। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला पद आपका क्या है इसको समझिए। यहाँ पे पहला पद है आपका x - 7, यानी a का जो मान आया आपका x - 7, d होता है
आपका दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, तो दूसरा पद यहाँ पे x-7 है, x-2 है, तो x-2 माइनस पहला पद उससे जस्ट पीछे वाला x-7, तो माइनस जब करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा x और 7 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, जब माइनस का गुणा होगा तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए x से x क्या हो गया, कट गया, 7 में से 2 गया 5, यानी हमें d का मान मिल गया 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10वां पद यानी n का मान आपको दिया हुआ है 10, n बराबर दिया हुआ है 10। सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र होता है आपका an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से मान रखते हैं, तो देखिए a का मान क्या है, x-7, ठीक है ना, x-7 प्लस n का मान है 10-1 और d का मान आपका क्या आया हुआ है, d का मान 5। हल करते हैं, देखिए तो यह हो जाएगा आपका x-7, ठीक है ना, 10 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 × 5 = 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 45। अब 45 में से 7 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 में 7 जाएगा तो 38 हो जाएगा, यानी x प्लस यहाँ पे 45 में से देखिए 7 को घटाएंगे तो 38, तो x प्लस 38, तो x प्लस 38 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वें प्रश्न का, x प्लस 38, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, यदि an बराबर 5 माइनस 11n तब सारवंतर ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 11, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है -11, फोर्थ ऑप्शन है 5। तो देखिए अब यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे हम n का अलग अलग मान रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे n का मान हम रखेंगे 1 2 3 4, आगे डैश 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 हम और भी मान रख सकते हैं। तो देखिए जब n का मान 1 रखेंगे तो a1 मिलेगा, a1 क्या मिलेगा, 5 माइनस 11 का 1 में मल्टीप्लाई तो 11 ही होगा, 5 में 11 में से 5 जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a का मान जब 2 रखेंगे, n का मान जब 2 रखेंगे तो यह 5 माइनस 11 मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो जाएगा 22, 22 में से 5 जाएगा तो आप देख रहे हैं 22 में से 5 जाएगा तो आपका 17। ठीक है ना, 17 और यह भी माइनस में। ठीक, अब आपसे पूछा क्या, सारवंतर पूछा हुआ है, तो सारवंतर क्या होता है, दूसरे पद में से उसके जस्ट पीछे वाले को माइनस कर देते हैं, यानी सारवंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, तो -17 माइनस और -6। अब इसको हल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, -17 यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 में से 6 जाएगा तो 11 आ जाएगा और यह माइनस में, तो -11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे -11 आया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, वाई अक्ष से बिंदु 10,12 की दूरी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकेंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 11 और फोर्थ ऑप्शन है 9। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, वाई अक्ष से बिंदु 10,12 की दूरी होगी। तो अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जब निर्देशांक लिखता है तो पहला मान x होता है, दूसरा मान y होता है। अब y अक्ष से पूछा हुआ है तो देखिए सबसे सिंपल आंसर है, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो जिस अक्ष से पूछेगा उसका विपरीत वाला ही उसका आंसर होगा। ठीक है ना, जिस अक्ष का पूछेगा उसका विपरीत वाला, y अक्ष का पूछ रहा है तो x का मान जो होगा उसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अब आप कहेंगे कैसे, तो यह समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हम जब नंबर लाइन पे प्रदर्शित करते हैं तो यह आपका x एक्सिस होता है ये वाला, और ये वाला y एक्सिस होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे नंबर देखिए, जब y अक्ष से पूछ रहा है तो x अक्ष पे y की कितनी दूरी है वही उसका आंसर होता है। तो x अक्ष हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 है और y अक्ष क्या है, y अक्ष यहाँ पे मान लेते हैं हम कहीं पे 12 है, तो y अक्ष से इस बिंदु की जो दूरी होगी, यानी यहाँ पे यह बिंदु मिलेगा। ठीक है ना, y अक्ष से जो लंबवत दूरी होगी, यह लंबवत दूरी x की, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो x की लंबवत दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो यही उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 क्या है, देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि AD बटे में DB बराबर 3/5 और AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर, तब AE का मान होगा। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या दिया हुआ है, कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि AD बटे में DB, यानी AD बटे में DB का मान आपको दिया हुआ है और यहाँ पे AC का मान दिया हुआ है। अब AE का मान पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम कहें कि हमें AB का मान चाहिए, तो देखिए यहाँ पे पहला मान या AD बराबर 3 है और DB बराबर 5 है। समझिएगा ध्यान से, जो ऊपर वाला यह 3 मान है वह AD का है और नीचे वाला जो मान है वह DB का है। हमें यहाँ से AB का मान, हम कहें यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी चाहिए, तो AB के लिए हम क्या कर सकते हैं, AB बराबर हो जाएगा आपका AD प्लस DB। तो AD का मान 3 और DB का मान 5, यानी 3 + 5 बराबर हो जाएगा 3 + 5 बराबर 8, यानी हमें AB का मान मिल गया 8। अब समझिएगा ध्यान से, अब रेशियो देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे रेशियो हम लेकर चलते हैं
यहाँ पे देखिए जो मान पता होता है उसी के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे हमें इसको निकालना है। अब यहाँ से रेशियो लगाते हैं। देखिए यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा, AD, ध्यान से समझिएगा, AD बटे में AB बराबर AC बटे में नहीं AE, ठीक है ना, यह AE बटे में AC। अब देखिए कैसे, यहाँ पे पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने लिया और फिर उसके बाद पूरे को ले लिया, तो AD बटे में AB। वैसे ही इस साइड भी लेना है, बराबर के दूसरे साइड, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी AE और यहाँ से यहाँ तक की AC। अब ऐसा क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे AC का मान दिया हुआ था, ठीक है ना, इस वजह से। अब यहाँ से मान रखते हैं। देखिए हमें निकालना क्या, AE का मान। AD का मान आपको कितना आया, AD का मान आपका है यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, तो 3 बटे में AB का मान यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8, तो 3 बटे में 8 बराबर AE का मान तो निकालना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे AE को। और AC का मान आपका क्या है, देखिए AC का मान है 4.8। यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे। देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो 3 गुणे 4.8 और यह 8 जो है बटे में चला जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा एक्चुअल में। देखिए 3 गुणे 4.8 बटे में 8, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 छः 48 यानी 0.6 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 0.6 में, तो 3 छः 18 1.8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, 1.8 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1.8 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है। यहाँ पे प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि निम्न चित्र में यदि AT O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्शी इस प्रकार है कि OT बराबर 4 सेंटीमीटर और OTA बराबर 30 अंश, तब AT की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे यह आपका T है, छूट गया है प्रश्न में। फर्स्ट ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 2 करड़ी में 3 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए कि अगर इस केंद्र से स्पर्श रेखा को हम मिला दें, ठीक है ना, केंद्र से स्पर्श रेखा को मिला दें, तो केंद्र से जो स्पर्श रेखा को मिलाने वाली जो लाइन होती है वह उस पर लंब होती है, यानी यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है ना। अब हम बात करें अगर त्रिभुज OTA में, ध्यान से समझिएगा, OTA में हम बात करें समकोण त्रिभुज OTA में, तो देखिए यह आपका राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने की भुजा कर्ड होती है, यानी यह जो भुजा होगी OT वह कर्ड होगी, ठीक है ना। OT क्या होगी, कर्ड होगी। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ से यह कर्ड हो गया और हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे 30 अंश एंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, और हमें निकालना क्या है AT। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं AT आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और यह आपका क्या हो गया, यह आपका कर्ड हो गया। अब हमें कर्ड और आधार का जो मान है हमें कौन बता सकता है, कौन त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। तो लाल बटे कक्का से आप देख रहे हैं कि हमें आधार भी पता है, कर्ड भी पता है। आधार बटे कर्ड हमें कॉस बताता है, कौन बताता है, कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे रखते हैं, देखिए हमें थीटा का मान 30 अंश है, तो यहाँ पे कॉस 30 अंश बराबर क्या होगा, आधार, आधार आपका है AT, ठीक है ना। देखिए अभी हमने बताया ना लाल बटे कक्का, ठीक है, तो आधार बटे कर्ड, आधार का मान यहाँ पे देखिए T है, तो AT और बटे में कर्ड का मान आपका है 4, तो यह हो जाएगा cos 30 अंश बराबर AT बटे में 4। cos 30 का मान होता है रूट में 3 बटे में 2 बराबर AT बटे में 4, ठीक है ना। यहाँ से तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 4 और गुणे में √3, और यह जो 2 होगा वह बटे में आ जाएगा, यानी बटे में 2, तो 2 से भाग दे देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4 यानी 2√3। यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2√3। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, 2√3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 2√3, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 30, सेकेंड ऑप्शन है 45, थर्ड ऑप्शन है 60, फोर्थ ऑप्शन है 20। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम मान निकालेंगे तो cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे cos 3 थीटा बराबर, जब 2 को इस 2 को इधर भेजेंगे तो अब बटे में चला जाएगा, यानी 1 बटे में 2। अब यहाँ से देखिए cos 3 थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 1 बटे 2 किसका मान होता है, तो cos 60 अंश का मान 1 बटे 2 होता है, तो cos 60 अंश, यहाँ cos से cos क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना, cos से cos क्या हो गया, कट गया, तो cos से cos कट गया। अब बचा क्या, यहाँ पे देखिए 3 थीटा बराबर 60 अंश, ठीक है ना, तो हमें थीटा का मान चाहिए, तो थीटा बराबर 60 और बटे में 3 से भाग दे देंगे तो 20 अंश आपका आ जाएगा थीटा का मान। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 2।
अब यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न को समझते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं, आपने सूत्र पढ़ा हुआ है कि हमने त्रिकोणमिति में आपको बताया भी हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है ना, क्या होता है, बराबर 1। हम अगर इस कॉट का उधर पक्षांतर कर दें तो यह क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह हो जाता है। अब इस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम अगर रख देंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान क्या दिया हुआ है, 1 अपान कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपान कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1/cos कॉस, जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है ना, तो 1/cos कोसेक यानी साइन थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यह सूत्र होता है। ठीक है ना, यानी जब भी कहीं पे आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है, एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई एक समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 30, सेकंड ऑप्शन है 45, थर्ड ऑप्शन है 60 और फोर्थ ऑप्शन है 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को समझिएगा ध्यान से। बोला हुआ है कि एक मीनार की ऊंचाई, जैसे हम यहाँ पे एक मीनार बना दें तो यह ऊंचाई को हम मान लें h, और बोला हुआ है कि मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई एक समान है, यानी छाया कहाँ पड़ेगी, यही छाया होगी ना उसकी, और इन दोनों की लंबाइयाँ एक समान है, यानी अभी h हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब इस उन्नयन कोण को हम थीटा मान लें तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह लंब हो गया और यह आधार। तो लंब बटे आधार कौन बताता है, tan थीटा बताता है, यानी tan थीटा बराबर लंब यानी h और बटे में आधार यानी h से h कट गया 1। अब tan थीटा बराबर 1 किसका मान होता है, tan 45 का, तो tan 45, tan से tan कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया, 45 अंश हो गया। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका 45 अंश आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 45 अंश आया हुआ है, यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 10.26, सेकंड ऑप्शन है 10.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 10.75 और फोर्थ ऑप्शन है 11 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न को हल करते हैं, समझिएगा एक एक पॉइंट को। यहाँ पे देखिए आपका सूत्र होता है, देखिए जो सुई होती है घड़ी कुछ ऐसे होती है। अब यहाँ से सुई जो होती है, सुई की जो लंबाई होती है वह उसकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब घड़ी जो होता है, चूँकि घड़ी जो है एक वृत्त के आकार का होता है। ठीक है ना, आज के टाइम में अलग अलग प्रकार की घड़ियाँ आ गई हैं मार्केट में, लेकिन नॉर्मली वृत्त माना जाता है। अब घड़ी जब वृत्त के आकार का है तो आप जानते हैं कि एक बिंदु पे टोटल जो है 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है ना, एक बिंदु पे टोटल जो है 360 अंश का क्या होता है, कोण बनता है। अब हम कहें कि जब टोटल 360 अंश का कोण बनता है, यानी प्रत्येक मिनट में वह घड़ी कितना कोण बनाएगी। तो देखिए अब हम कहें कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है ना, और इस 60 मिनट जब एक चक्कर पूरा या घड़ी की सुई ऐसे ऐसे घूमती है तब 60 मिनट घूमती है। अब 60 मिनट में जो अब जब एक चक्कर पूरा लगाएगी तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब जब हम 360 डिग्री का कोण बना 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना बनेगा। ठीक है ना, अगर हम कहें कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट में यानी 360 और बटे में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है ना, तभी तो हमें 1 मिनट का पता चलेगा। तो 0 से 0 कट कर लिए, 36 में 6 से भाग दिया, 6 आ गया। यानी घड़ी जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है आपका थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभी हमने थीटा का मान निकाला 6, तो 6 क्योंकि 1 मिनट में जो घड़ी की सुई है वह 6 अंश का कोण बनाती है, तो 6 बटे में 360 गुणे पाई का मान हम 3.14 रख देते हैं, और आर का मान आपका यह जो लंबाई होगी सुई की वह त्रिज्या हो जाएगी। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ठीक है ना, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे इसको कट कर देंगे तो यह 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हल करने पर ये आपका क्या आएगा, देखिए आपको गुणा और भाग खुद करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह दोनों चीज़ें आती होंगी। तो यहाँ पे आएगा यह क्या, यह समझिए जब इसको हल करेंगे हम लोग तो यह आएगा 10.2573, आगे और भी कटेगा नहीं। ठीक है ना, अब जब इतना आएगा तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव के 2 स्थान तक मान दिया हुआ है। अब जब इसको हम लोग सरल करेंगे, अब 0.2 स्थान तक दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जब भी 0.2 स्थान तक दिया हुआ है तो यहाँ तक तो ठीक है। अब तीसरा स्थान यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यह
जब भी आपका 0.5 से अधिक होता है, ठीक है ना, 0.5 से अधिक होता है तो पीछे वाले नंबर में एक जोड़ देते हैं, यानी यह क्या हो जाएगा 10.26, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। फर्स्ट ऑप्शन है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रश्न को समझते हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़ा जाता है। यानी देखिए मैं पूरा चित्र नहीं बना रहा हूँ, बस यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं कहूँ कि यह एक घन है। ठीक है। अब आप जानते हैं कि घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब इसी में दो घनों के सिरों को, अब यहाँ पे इसी में एक घन और जोड़कर हमने बना दिया। ठीक है, यानी दो घनों को हमने जोड़ दिया तो 10 सेंटीमीटर यह है तो 10 सेंटीमीटर यह भी होगा। यानी दोनों को मिलाकर अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई क्या होगी 10 होगी, लेकिन उसकी चौड़ाई और ऊंचाई समान ही रहेगी। ठीक है ना, चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगी, समान ही रहेगी। यानी जो चौड़ाई होगी वह यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगी 10 और 10 20 हो जाएगी। ठीक है ना, 10 और 10 20, लेकिन चौड़ाई क्या होगी अभी 10 होगी और ऊंचाई भी क्या होगी 10 होगी। यानी केवल लंबाई 20 होगी, बाकी ऊंचाई और चौड़ाई यह दोनों 10-10 होंगी। अब यहाँ पे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखते हैं। देखिए घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 और ब्रैकेट में लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, यह सूत्र होता है। अब यहाँ से मान रख देते हैं। देखिए 2 और ब्रैकेट में लेंथ का मान 20 आया था और ब्रेड्थ आपका 10 प्लस ब्रेड्थ 10 और हाइट भी 10 और यहाँ पे हाइट 10 और लेंथ 20। ठीक है, अब इसको हल करिए। देखिए 20 का 10 में गुणा तो 200, ठीक है, 10 का 10 में गुणा तो 100 और यहाँ पे 20 और 10 का गुणा तो 200। ठीक है ना, और यहाँ पे 2 यहाँ गुणा 200, एक 300 और 2 500, 500 का 2 में गुणा होगा तो 1000 आ जाएगा, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है। यदि आंकड़े 6, 7, x-2, x, 17, 20 आरोही क्रम में लिखे गए हैं तथा इनकी माध्यिका 16 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 15, सेकेंड ऑप्शन है 16, थर्ड ऑप्शन है 17 और फोर्थ ऑप्शन है 18। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे समझिएगा प्रश्न को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल आपको पहले ही बोल दिया कि आरोही क्रम में लिखा हुआ है तो आपको सजाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका मध्य पद क्या होगा, मध्य पद क्या होगा। तो अब काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3, तीसरा पद यहाँ पे x-2 है। ठीक है ना, इधर से तीसरा पद देखते हैं 1 2, तीसरा पद x है। तो देखिए जब दो मध्य पद आ जाए, देखिए इसका नियम कुछ लोग सम विषम की मिलाकर बताते हैं तो बड़ा कन्फ्यूज़न वाला होता है। आपको सिंपल काउंट करना है, एक तरफ से आपने काउंट किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे x-2 आ रहा है, इधर से भी अगर काउंट करने पर x-2 आता, ठीक है ना, तब तो वही माध्यिका हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस साइड से काउंट करने पर x-2 आया तीसरे नंबर पे, इधर से काउंट करने पर x आया, तब हम उन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, औसत ले लेते हैं। यानी औसत मतलब क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे माध्यिका बोला हुआ है। देखिए माध्यिका आपका बोला हुआ है 16 है, तो यहाँ पे 16 बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x-2 प्लस x, यानी दोनों पदों को जोड़कर, ठीक है ना, दोनों पदों को जोड़कर जो भी यहाँ पे मध्य में आ रहा है, इधर से तीसरे नंबर पे x और इधर से तीसरे नंबर पे x-2, तो दोनों को जोड़कर और बटे में 2 कर देते हैं, वही माध्यिका हो जाती है। अब यहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि आपको x का मान निकालना है, हमें माध्यिका तो दे दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे माध्यिका का मान हमने रख दिया 16, यहाँ पे बटे में 2 वह लिखा है जो इन दोनों को जोड़ने पर इनका औसत हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 बराबर x और x, यह x जुड़ेगा तो 2x - 2। इस 2 को जब इस साइड भेजेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा 32 और 2 34। x बराबर क्या हो जाएगा, यह 2 कहाँ भाग दे देंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 17। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि यदि एक घटना की प्रायिकता p है, इसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है p-1, सेकेंड ऑप्शन है p, थर्ड ऑप्शन है 1 - p और फोर्थ ऑप्शन है 1/p।
P। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि एक घटना की प्रायिकता दी हुई हो और पूरक घटना पूछे, तो देखिए आपको शॉर्टकट आंसर बता दे रहे हैं। देखिए, जो प्रायिकता होती है बच्चों, वह होती है 1, ठीक है ना। हमेशा प्रायिकता जो होती है वह क्या होती है, 1 होती है। प्रायिकता आपका 1 से अधिक नहीं होती है। अब यहाँ पे जब प्रायिकता 1 होती है और यहाँ पे घटना के घटित होने की प्रायिकता P दिया हुआ है, तो उसको 1 में से उसको घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जब भी पूरक घटना पूछे तो 1 में से उस प्रायिकता को आप घटा दीजिए, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि यह क्या हर जगह ट्रिक काम करेगा? तो करेगा, लेकिन चलिए हम आपको कॉन्सेप्ट से भी बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि घटना की प्रायिकता है उसको हम चलिए PE मान लेते हैं, यानी PE बराबर P, और घटना के नहीं घटित होने की संभावना, यानी हम उसको प्रदर्शित कर देते हैं PE डैश से, ठीक है ना, नहीं घटित होने की संभावना। तो जब भी आपसे पूछे कि पूरक घटना यानी घटना के घटित होने की संभावना प्लस घटना के नहीं घटित होने की संभावना बराबर होता है 1 के, यानी मैं यहाँ से कहूँ कि PE यानी घटना के घटित होने की संभावना प्लस PE डैश यानी घटना के नहीं घटित होने की संभावना, और इन दोनों का सम होता है 1 के। अब यहाँ पे PE के स्थान पे हम यह P रख सकते हैं, क्योंकि हमें बोला हुआ है कि एक घटना की प्रायिकता P है, प्रश्न में बोला हुआ है। तो जब यहाँ पे P रखेंगे तो P प्लस P और घटना के नहीं घटित होने की संभावना। देखिए, आपसे जब पूरक घटना पूछ रहा है ना, यानी घटना के नहीं घटित होने की संभावना आपसे पूछ रहा है, सिंपल यह समझिए। पूरक घटना का मतलब कि घटना के नहीं घटित होने की संभावना, तो यह 1। अब P को जब उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस P हो जाएगा, यानी यहाँ पे PE डैश हो जाएगा 1 माइनस P। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट से भी इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को और बहुविकल्पी के अंतिम प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अंतिम प्रश्न आपका है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आपके नंबर दिए हुए हैं 3, 3, 7, 4, 3, 5, 6, 8, 3, 3, और फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है 5। अब यहाँ पे देखिए, बहुलक के लिए क्या करते हैं कि जब भी जो नंबर सबसे अधिक बार इसमें आया होगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 3 है वह सबसे अधिक बार आपका रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5 बार, और कोई नंबर इससे अधिक नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 1 से 20 तक के सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट से अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमने आपको प्रत्येक प्रश्न को कम समय में और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास किया है, और आई होप कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतिदिन आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आपका पूरा सिलेबस मैथ का बहुत जल्दी ही इस चैनल पे कंप्लीट होने वाला है, और उसके बाद मैं आपके लिए यह सभी चीज़ें लेकर आया हूं। और आपको निश्चित ही रूप से अगर आप इस चैनल से तैयारी करते हैं तो आप 90+ की तैयारी आराम से आप बोर्ड में आप गेन कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। आपको मैं सभी ट्रिक्स, सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल से एक बार ज़रूर जुड़ें ताकि आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकें, और अपने इस वीडियो को एटलीस्ट अपने किसी एक दोस्त तक ज़रूर शेयर करें, मिनिमम एक दोस्त तक जरूर शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।